रोबोटिक सिस्टम पैदल सेना की जगह ले रहे हैं और शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता हजारों ड्रोन एक साथ नियंत्रित कर रही है। CNN चैनल ने निक पेटन वॉल्स की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जो यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की उन इकाइयों के अंदर से बनाई गई है जो रोबोट्स और ड्रोन से और केवल रोबोट से और केवल ड्रोन से लड़ रही हैं। और इस रिपोर्ट ने रूस में पहले ही घबराहट की लहर पैदा कर दी है। एक और क्षेत्र में एक और तकनीकी छलांग हो रही है। जेट बूस्टर का इस्तेमाल ड्रोन को सिर्फ कुछ सेकंड में 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। उनके बेस पर एक स्क्रीन एक उल्टी हुई विश्व व्यवस्था दिखाती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि यूक्रेन की सेना रूस पर बड़े हमलों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड ड्रोन और मोर्चे पर रोबोट्स का किस तरह इस्तेमाल करती है, खासकर जब पैदल सेना कम पड़ती है। लेकिन हम दिन की दूसरी खबर पर भी चर्चा करेंगे जिसमें रूसियों ने दावा किया है कि यूक्रेन ने कथित तौर पर ड्रोन से जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर हमला किया, जहां वैसे एपिसोड रिकॉर्डिंग के समय रूसियों ने IAEA के पर्यवेक्षकों को अंदर नहीं जाने दिया था। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन में उन ड्रोन के विकास को नहीं रोकते जिन्होंने कथित तौर पर जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर हमला किया था, तो वे यूरोप पर हमला कर सकते हैं। ये दोनों खबरें जुड़ी हुई हैं। रूसियों ने देखा है कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं ड्रोन के इस्तेमाल में कितनी सफल रही हैं और वे इस सफलता को जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर काल्पनिक हमलों के जरिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है और आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन उससे पहले Давайте вместе обсудим эту тему, но прежде чем мы начнем, कृपया चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणी लिखें। लिंक वीडियो विवरण में है। तो मैं उस खबर से शुरू करता हूं जिसने आज पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया। CNN चैनल ने दिखाया कि यूक्रेन किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पेलेंटिर सिस्टम की मदद से रूस के अंदर गहराई तक हमलों को अंजाम दे रहा है। स्क्रीन पर ड्रोन रूट्स रियल टाइम में दिख रहे हैं, टारगेट्स के कोऑर्डिनेट्स और डेटा को AI लगातार एनालाइज कर रहा है। सबसे अहम बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूस पर हमले में मदद करता है क्योंकि ये वायु रक्षा प्रणाली की कमजोरियां ढूंढता है। फ्रंट पर रोबोट्स और रूस पर हमला करने वाले ड्रोन पर अपनी बड़ी रिपोर्ट की शुरुआत पत्रकार निक पेटन वॉल्स इन शब्दों के साथ करते हैं, उद्धरण, 9 महीने पहले यूक्रेन पतन के करीब था, लोगों और पैसों की कमी थी, वो हार रहा था, वॉल्श विपक्ष में था। आज हालात बदल गए हैं और ये नई भर्ती की लहर की वजह से नहीं बल्कि तकनीक की वजह से हुआ है। अब वॉल्स यूक्रेनी यूनिट्स में गया जो रोबोट्स और ड्रोन से लड़ रही हैं। पत्रकार कई जगहों पर गया, फ्रंट लाइन पर, जहां रोबोट ट्रॉली, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, सैनिकों की जगह गोला बारूद ले जाती हैं, और लंबी दूरी के हमलों के कमांड सेंटर में, जहां अवदीवका और बखमुत के दिग्गज अब गेमिंग चेयरों पर बैठे हैं। वे लक्ष्य से सैकड़ों किलोमीटर दूर से हमले नियंत्रित करते हैं। और जल्दी, जैसे कि वे जल्दी हथियार तैयार कर लेते हैं, जैसे 5 टुकड़ों वाली पिस्तौलें शांत किसान के बगीचे में चलने लगती हैं। 10 घंटे की फ्रंटलाइन यात्रा के लिए। to the front line. एक ऐसा काम जिसमें संभवतः दर्जनों लोगों की जरूरत हो और बड़ा जोखिम हो। यहाँ फ्रंट लाइन पोजीशनों को गोला बारूद की आपूर्ति करने का काम अब स्वचालित हो जाएगा। इस समय शायद यही से रिमोट कंट्रोल काम करना शुरू करता है। ये असामान्य रूप से अत्यंत जरूरी माल है। सैनिक कई महीनों से फंसे हैं। हम कुछ नया और दुर्लभ देख रहे हैं। पूर्वी मोर्चे पर 3 रूसी अग्रिम चौकियों के खिलाफ रात का हमला, जिसे 6 बड़े हमलावर रोबोटों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। साधारण कपड़े पहने हैं ताकि जब ये लोग यहाँ बंकर में आए तो किसी की नजर इन पर ना पड़े। कुर्सियों के खेल में आसमान में उड़ता ड्रोन जमीन पर रोबोट को रास्ता दिखाने में मदद करता है। एक और क्षेत्र में एक और तकनीकी छलांग देखने को मिल रही है। जेट बूस्टर का इस्तेमाल ड्रोन को सिर्फ कुछ सेकंड में 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। उनके बेस पर एक स्क्रीन एक उल्टी विश्व व्यवस्था दिखाती है। दर्जनों यूक्रेनी ड्रोन रूस में घूम रहे हैं। कोड, निर्देशांक, लक्ष्य AI स्क्रीन पर इतनी तेजी से चमक रहे हैं कि आंखें पर नहीं सकती। रूस, जिसे अक्सर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति माना जाता है, अब कुछ लैपटॉपों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है।
यही हमारा सबसे बड़ा फायदा है, जिससे रूस के लिए प्रोग्राम नष्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हम बटे हैं, साझा केंद्र नहीं है और दर्जनों जगहें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर हमें हजारों मानवरहित वाहनों के साथ काम करने का मौका देता है। ब्लूटी ड्रोन 1200 मील से ज्यादा दूरी पर भारी पेलोड ले जा सकता है। मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उस समय ऐसे साधन होते तो मेरे और ज़्यादा साथी जिंदा बच जाते। कहानी में दिखाया गया है कि यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के खुफिया निदेशालय के कमांड पोस्ट में प्रिज्मा सिस्टम कैसे काम करता है। ये एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जो अमेरिकी कंपनी पलांटिर के साथ मिलकर विकसित हुआ है। स्क्रीन पर ड्रोन के रास्ते रियल टाइम में दिख रहे हैं, लक्ष्यों के निर्देशांक और दर्जनों या सैकड़ों उपकरणों से एक साथ आ रहे डेटा स्ट्रीम्स भी दिखाई दे रहे हैं। यानी वे सभी ड्रोन जो इस समय काम कर रहे हैं, चाहे मोर्चे पर हो, हमला कर रहे हों या रूसी क्षेत्र की जासूसी कर रहे हों, वे तुरंत अपने सिग्नल एकीकृत सिस्टम में भेजते हैं, जो एक असली इकोसिस्टम बनाता है जिसमें रूसी सुरक्षा की सारी कमियां दर्ज होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन को रूसी ठिकानों पर सुरक्षा को चकमा देकर हमला करने में मदद करता है। और जैसा कि सैनिक बताते हैं, इस सिस्टम का मुख्य सिद्धांत ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन जगहों का विश्लेषण करता है जहां रूसी वायु रक्षा उपकरण ड्रोन को मार गिराते हैं और फिर बनी हुई कमजोरियों के जरिए नए रास्ते बनाता है। हर हमले के साथ एल्गोरिदम सीखता है और रूसी वायु रक्षा की आवाजाही का पैटर्न को समझने लगता है, इसलिए अगली बार ड्रोन का रास्ता पहले से भी ज्यादा सटीक हो जाता है। और जो महत्वपूर्ण है, कमांडर जिसका कॉल साइन वेक्टर है ने बताया कि ऐसे कई सेंटर हैं और वे पूरे देश में फैले हुए हैं, इसलिए एक को नष्ट करने से पूरी प्रणाली रुकती नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि प्रिज्मा सिस्टम कैसे बना था। मई की शुरुआत में यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइल फेडोरोव ने कीव आए पालंटिर प्रमुख एलेक्स कार्प से मुलाकात के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। कार्प के अनुसार पालंटिर इस समय यूक्रेन में अधिकांश टारगेटिंग के लिए जिम्मेदार है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन चाहे जितना भी अपनी वायु रक्षा प्रणालियां सीधे रिहायशी इमारतों की छतों पर लगा लें। मैं याद दिला दूं, पहले ही ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें वे हेलीकॉप्टर से सच में कांच की इमारत पर सुरक्षा दीवार लगा रहे हैं। Стеклянное здание, защиту. वे ये जितनी बार चाहें कर सकते हैं। बात यह है कि यूक्रेनी ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फिर भी ये पता लगा लेंगे कि इस सुरक्षा को कैसे पार किया जाए। जैसा कि पता चला, मई में मॉस्को पर हमला दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम से बचने में मदद करता है, जबकि मॉस्को रूस का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। साथ ही CNN ने जमीन पर चलने वाले रोबोटों की यूनिटें दिखाईं, 4 पहियों वाली मशीनें जिनमें भारी मात्रा में विस्फोटक भरा हुआ है, यानी ये हमला करने जा रही हैं और रूसी लोग इन्हें अब खामोश मौत कहने लगे हैं। असल में इस मशीन की आवाज तभी सुनाई देती है जब ये आपसे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर होती है। जनवरी से अब तक सिर्फ एक ऐसी यूनिट ने 22,000 सैन्य ऑपरेशन किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अप्रैल में यूक्रेनी बलों ने पहली बार केवल रोबोटों की मदद से बिना एक भी पैदल सैनिक के रूसी पोजीशन पर कब्जा किया। रणनीति का सार है, अब ब्रिगेडें कई किलोमीटर के फ्रंट को 1-2 पोजीशन से संभाल रही हैं। पहले हर किलोमीटर पर 2 बटालियन लगती थीं। और अब रूसियों की कोशिश है कि यूक्रेन की ऐसी तकनीकी उपलब्धियों को बदनाम किया जाए, खासकर ये दिखाकर कि कथित तौर पर ऐसी प्रणालियां परमाणु ठिकानों पर भी हमला कर सकती हैं। क्रेमलिन ने दावा किया कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने 30 और 31 मई को जापोरिजिया परमाणु बिजली घर पर हमले किए। जापोरिजिया परमाणु बिजली घर के कब्जा प्रशासन के अनुसार 31 मई को दिन में स्टेशन की ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप पर गोलाबारी हुई, जिसमें 6 बसें और 2 गाजियल गाड़ियां नष्ट हो गईं, लेकिन कर्मचारियों में कोई हताहत नहीं हुआ। 30 मई को रोसेटोम के महानिदेशक अलेक्सेई लिखाचेव ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोन ने जापोरिजिया परमाणु बिजली घर के 6ठे ऊर्जा ब्लॉक के टरबाइन हॉल पर हमला किया। Запорожской электростанции. उनके अनुसार दीवार में एक छेद बन गया, इस बात को याद रखें, और खुद ड्रोन को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए नियंत्रित किया गया था, जिससे उनके हिसाब से ये हमला कोई संयोग नहीं हो सकता। लिखाचेव के अनुसार ये परमाणु बिजली घर के मुख्य उपकरण पर पहली बार सीधी और जानबूझकर की गई ऐसी हमला थी जिसमें टरबाइन हॉल की इमारत को छेदते हुए विस्फोट और नुकसान पहुंचाया गया।
यहाँ लिखाचिएव का ये हंगामा याद रखें कि कथित तौर पर वहां दीवार में कोई छेद हो गया था, जिसे मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। यूक्रेन सभी आरोप सख्ती से खारिज करता है। यूक्रेन के दक्षिणी रक्षा बलों ने कहा कि यूक्रेनी सेना जिनेवा कन्वेंशन का पालन करती है और परमाणु बिजली घर पर हमला नहीं करती। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा, स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन अपनी ही परमाणु बिजली घर जो उसकी जमीन पर है और जिसे वो फिर से नियंत्रण में लेना चाहता है, पर हमला क्यों करेगा। ये रूस की यूक्रेन को बदनाम करने और अपने अपराध छुपाने की एक और कोशिश है। लेकिन यहाँ एक बात है जिसे बहुत से लोग नहीं देखते, क्योंकि वे घटनाओं के इतिहास का विश्लेषण नहीं करते। यह सवाल उठता है, आखिर रूसी लोगों ने अभी इसी समय जापोरिजिया परमाणु बिजली घर पर हमले की कहानी क्यों उठाई। असल में सब कुछ बहुत ही आसान है। जून में पारंपरिक रूप से IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक होती है, जिसमें 2025 के वार्षिक रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। रूस के लिए ये दस्तावेज एक गंभीर समस्या है। बात यह है कि IAEA लगातार चौथे साल किसी भी रूसी दावे को जापोरिजिया परमाणु बिजली घर पर स्वीकार नहीं कर रहा है और इस संयंत्र को यूक्रेनी संपत्ति मानता है जो अवैध कब्जे में है। और हर साल IAEA के गवर्निंग बोर्ड की हर बैठक से पहले रूस जापोरिजिया परमाणु बिजली घर के इर्द गिर्द सूचनात्मक हेरफेर की नई लहर चलना शुरू कर देता है। ऐसा पिछले साल, उससे पहले और 2022 में भी हुआ। हर बार जून से पहले वे किसी न किसी हमले की बातें फैलाना शुरू कर देते हैं कि यूक्रेन ने हमला किया, गोलाबारी की, वगैरह वगैरह। अर्थात विवरण और शब्द बदलते रहते हैं, लेकिन उद्देश्य वही रहता है। और उद्देश्य सीधा है, जापोरिजिया परमाणु बिजली घर पर अवैध कब्जे से ध्यान भटकाना और पूरी IAEA परिषद को इसी हमले के बारे में बात करने और चर्चा करने के लिए मजबूर करना, ना कि स्टेशन के कब्जे पर। अब सबसे दिलचस्प बात, IAEA के महानिदेशक राफाएल ग्रोसी ने कहा कि रसियों ने उन्हें बताया कि रिएक्टर बिल्डिंग की दीवार में कथित तौर पर एक छेद बन गया है। IAEA मिशन ने जब क्षतिग्रस्त स्थल तक पहुंच मांगी तो रूसियों ने टालमटोल की और काफी समय तक अनुमति नहीं दी। ऐसा लगता है कि अगर कोई खतरनाक हमला हुआ है तो उसे तुरंत IAEA को दिखाओ ताकि वे उसे दर्ज कर सकें और पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल सके। सोचिए, अगर यूक्रेनी सेना ने रिएक्टर को भेद दिया होता तो दुनिया हैरान रह जाती। शुरुआत में निरीक्षकों को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन बाद में जाने दिया गया। और देखिए उन्होंने क्या दिखाया। इस तस्वीर में वही छेद है जो ब्रोन के टकराने से मशीन हॉल की दीवार में बना था और कोई जानकारी नहीं दी गई, बस इतना ही। मजेदार बात यह है कि तस्वीर में दीवार में कोई छेद नहीं दिख रहा, सिर्फ एक काला धब्बा है। और जिस जगह पर कथित तौर पर टक्कर हुई थी उस जगह के पास भी ध्यान दें, खिड़कियां भी पूरी तरह सही सलामत हैं, वहां का शीशा भी टूटा नहीं है। देखिए, यही है इस कथित हमले का पूरा पैमाना। लेकिन इस घटना ने रूस के मुख्य शराबी डिम्का मेदवेदेव को एक बार फिर अपना गंदा मुंह खोलने का मौका दे दिया ताकि वो फिर से नाटो को धमकियां दे सके। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष डिम्का मेदवेदेव ने नाटो देशों के परमाणु बिजली घरों पर हमले की धमकी दी। आगे उनकी बात का हवाला, ये किसी भी तरह से सामरिक परमाणु हथियार के इस्तेमाल से बेहतर नहीं है और ऐसे किसी भी कदम के जवाब में यूक्रेन के परमाणु बिजली घरों के साथ साथ संघर्ष में शामिल नाटो देशों के परमाणु बिजली घरों पर भी समान हमला किया जा सकता है। खैर, यहां मैं बात को विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करना है, उसकी सारी लिंक और जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मैं आभारी रहूंगा। यही था, अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।